गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में मतलब लेक्चर 18 में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बृहद चर्चा कर चुके हैं। बड़ा ही हम एक इलेबोरेटिव आइडिया आपको दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं। यह बात हम लोग कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कुछ मेथड्स मैंने समझाया हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं सेल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम सब सेल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं ऑर्बिटल्स में। और उन सबों से भी बेहतर एक जो शॉर्टकट मेथड था कि हम किसी भी एलिमेंट के नियरेस्ट नोबल गैस का सिंबल लिख के उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो मेहनत कम होता है, कम लिखना पड़ता है और कंसेप्ट क्लियर होता है। मतलब एक ऐसी बात है कि कम काम करके और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो ये हम करते हैं और वो बात हम लोग कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमने यहाँ लिखा है एक टर्म, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो मोस्ट स्टेबल हो, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ जिसकी एनर्जी सबसे कम हो और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाने के सारे नियमों का पालन करता हो, जैसे अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन सारे रूल्स पर चर्चा हो चुकी है और आप अच्छे से समझते हैं इन सारी बातों को। अगर नहीं समझते हैं तो एक बार लेक्चर 18 देख लें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 18, जहां मैंने खूब डिटेल में इस पर चर्चा किया हुआ है, आप उसको देख लें। तो मैंने कहा कि जो सबसे पहली बात, जो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। और जनरल कंसेप्ट है कि जो इन तीनों नियमों का पालन करता हो वही कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। जैसे अगर हम मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, तो मैग्नीज के नियरेस्ट नोबल गैस हम लिखेंगे आर्गन और उसके बाद लिखेंगे 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s2 और 3d5, 25 हो गया। ये हुआ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं कि आर्गन 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा ये, क्योंकि यह रूल्स के हिसाब से नहीं है। तो रूल्स के हिसाब से नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा। मतलब ये सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज। ये मैग्नीज का सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल है, जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इन तीनों रूल्स को ओबे नहीं करने वाला होता है। हम उसको कहते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर हो गया 29। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कहता है कि आर्गन
4s2 और 3d9, ये है in accordance to all above laws, all above principles। ये ऊपर तीनों प्रिंसिपल मैंने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंगली है, ये मैंने लिखा, आप समझ भी रहे होंगे। और दूसरा है आर्गन 4s1 3d10 not according to the above rules but ground state electronic configuration, ground state इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि बिना 4s के भरे इलेक्ट्रॉन 3d में भर गया है। पहले 4s को भरना चाहिए ना, जो मैंने बनाया था कल डायग्राम, तो 4s को बिना भरे ये 3d में इलेक्ट्रॉन चला गया, 3d पूरा भर गया, तब 4s खाली है अभी, ये हजम नहीं हुआ, क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल वाले में जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल वाला पहले जब तक नहीं भरता है तब तक हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ यही हुआ है, ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, और ये है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यही जो कन्फिग्रेशन है यही कहलाता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हम लोग इसको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कह रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो गया 24, इसका कन्फिग्रेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आर्गन 4s2 3d4, यही तो 24 हुआ। ये है इन अकॉर्डेंस टू द ऑल 3 प्रिंसिपल्स, जो 3 प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कन्फिग्रेशन यही होना चाहिए। लेकिन इसका कन्फिग्रेशन होता है कुछ दूसरा, होता है आर्गन 4s1 and 3d5, दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हालांकि ये उसको ओबे नहीं करता है, डज नॉट ओबे above said रूल्स, उन रूल्स को ओबे नहीं करता है। लेकिन ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सबसे स्टेबल है वो, और इसी को हम कहते हैं कि यह एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब बात ये रही कि आखिर ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों? जब हम बात कर रहे हैं कि सबसे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही होगा जो अफबाउ प्रिंसिपल को ओबे करे, जो हुंड्स रूल को ओबे करे, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करे, तो यहाँ पर जो उसको ओबे नहीं कर रहा है वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे, ये हमें समझना है। तो उसका हम रीजन जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो रीजन जानते हैं कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों होता है। बात करते हैं कि आखिर कारण क्या है, ये जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहे हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो उसके कारण में मैंने पहला लिखा है सिमेट्रिक अरेंजमेंट।
सिमेट्रिक अरेंजमेंट, मतलब एक जैसा अरेंजमेंट हो रहा है, एकदम सिमेट्रिक अरेंजमेंट है। तो देखिए मैंने लिखा, क्रोमियम का एग्जाम्पल लिया कि क्रोमियम में 24 इसका एटॉमिक नंबर है, तो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन हम लिख रहे हैं जो अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल को ओबे करता हुआ ये कन्फिग्रेशन 4s2 3d4। तो यहाँ देखिए 3d में एक इलेक्ट्रॉन एक जगह खाली है, अनसिमेट्रिक हुआ, और यहाँ पर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ये हाफ फील्ड है, ये सब भी हाफ फील्ड भरा हुआ है, तो ये ज़्यादा सिमेट्रिक हुआ। निश्चित रूप से ये ज़्यादा सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, तो सिमेट्रिक अरेंजमेंट है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सिमेट्रिक अरेंजमेंट होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। और ज़्यादा क्यों हो गई है इसको हम अपने व्यवहारिक एक घटना से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपको कहीं हाइट पे, फर्स्ट फ्लोर पे, घर में ही फर्स्ट फ्लोर पे आपको पानी लेके जाना है, लाइट 3-4 दिन से नहीं आ रहा है, टंकी में पानी नहीं भरा, तो हमको पानी लेके जाना है। अगर 20 लीटर का बाल्टी हमारे पास एक बाल्टी है तो हम एक हाथ में रखेंगे उसको और एक हाथ में रख के और छत में सीढ़ी पे चढ़ेंगे, निश्चित रूप से वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। और हमारे पास दोनों हाथों में अगर बाल्टी है तो बड़े आराम से हम ले जा सकते हैं। ये यहाँ एकदम अप्रोप्रिएट तो नहीं है। अब हम अपनी जनरल सामान्य घटनाओं को, जीवन में घटने वाली घटना को एटॉमिक लेवल पे देखें, ये नहीं सही है, लेकिन हम आपको इसको जोड़ के समझाना चाह रहे हैं। इस तरह से आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा ये कि अगर सिमेट्रिक अरेंजमेंट है तो एनर्जी भी सबकी बराबर हो गई और स्टेबिलिटी बराबर हो गई, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो एक पहला कारण है सिमेट्रिक अरेंजमेंट। और अगर आप देखेंगे कॉपर के लिए भी तो वही बात यहाँ भी लागू हो जाती है। हम इसका भी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन लिख दे सकते हैं यहाँ, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, तो 4s2 जो अफबाउ प्रिंसिपल को ओबे करता हुआ लिखा जाएगा 1 2 3 4 3d9। इस अरेंजमेंट में देखिए पहले तो एक एक भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी और पेयरिंग कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन जिसमें 4s1 ये हाफ फिल्ड हुआ और ये 3d10 जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देखिए ये हाफ फिल्ड है तो हाफ फिल्ड ठीक है, आधा भरा हुआ है, और ये पूरा भरा हुआ है, तो ये ज़्यादा सिमेट्रिक अरेंजमेंट हो रहा है, ये ज़्यादा सिमेट्रिक अरेंजमेंट है। तो पहला तो कारण हम ये देते हैं कि इसका अरेंजमेंट एकदम सिमेट्रिक होता है, इसलिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों से हम एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फिल्ड एंड मोर देन हाफ फिल्ड। एक कंक्लूजन स्टार देकर मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ कि हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन is more stable than less than half filled or more than half filled। एक कंक्लूजन हम यहाँ निकाल सकते हैं कि D5 इज मोर स्टेबल देन D4 एंड D5 इज मोर स्टेबल देन D6। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन जो है वो लेस देन हाफ फील्ड से भी ज़्यादा स्टेबल है और मोर देन हाफ फील्ड से भी ज़्यादा स्टेबल है। एक कंक्लूजन यहाँ निकाला। ठीक वैसे ही P3 जो होगा वो P4 से ज़्यादा स्टेबल होगा, P3 जो होगा वो P2 से ज़्यादा स्टेबल होगा। P3 मतलब समझ गए हैं, P में 3 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं,
3 बॉक्सेस होते हैं उसमें, तो P3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी P4 से एंड P2 से भी। दूसरा कारण है जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन एक्सचेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स continuously exchange their spins। वे अपने स्पिन एक्सचेंज करते हैं। और एक्सचेंज के लिए ऐसे भी समझिए ना कि अगर आपके पास बाइक है तब ना किसी से बाइक एक्सचेंज कीजिएगा, मतलब सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में ही एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ स्पिन, exchange of spin can take place only between the electrons having the same spin। जिनका स्पिन सेम हो उन्हीं के बीच में ये एक्सचेंज हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे एक्सचेंज होगा। सपोज कीजिए कि क्रोमियम की ही हम बात करते हैं कि एक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा 4s2 और 3d4। तो देखिए 3d4 में मैं एक्सचेंज दिखाना चाहता हूं आपको। 1 2 3 4, 3d4 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यह इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन एक्सचेंज करेगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 3, इसके साथ, ये इसके साथ 5 और एक 6। टोटल एक्सचेंज 6 हुआ। टोटल एक्सचेंज 6। और अगर ये D5 होता, 4s1 और 3d5 होता, तो D5 में देखिए एक्सचेंज कितना होगा। पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक्सचेंज इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ 4 5 6 7 8 9। टोटल एक्सचेंज 9। टोटल एक्सचेंज की संख्या 9 हो गई। और देखिए कि 6 से बढ़ के एक्सचेंज की संख्या 9 हो गई। तो जैसे ही एक्सचेंज की संख्या बढ़ गई तो एनर्जी उसकी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीछे 2 कारण हुए। पहला सिमेट्रिक अरेंजमेंट और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्रिक अरेंजमेंट एंड एक्सचेंज एनर्जी, ये दोनों कारण है जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखना सीख लिया है और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों ने सीख लिया है, तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी हासिल कर लेनी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कैसे मालूम किए जा सकते हैं, ये हमें पता हो जाना चाहिए। तो टॉपिक देता हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बातें होती हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है। तो बड़ा इसमें कन्फ्यूजन भी है, डाउट भी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन बताते हैं बच्चे
कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका हम कह देते हैं कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन। मैं यहां सेल नहीं कर रहा हूं, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन कह रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, यही कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन का मतलब सीधा यूं समझिए कि जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी कन्फिग्रेशन है, दे आर द आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन। एक बात मैं इसमें और भी पॉसिबिलिटी पर चर्चा करूंगा। जैसे अगर मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और नियरेस्ट नोबल गैस हो गया नियन, 10 लिख दिया और 3s1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। आप लिखना चाहते हैं क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस है नियन, तो नियन 3s2 3p5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7। आप लिखना चाहते हैं क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, नियन तो लिख दिया, सॉरी आर्गन लिखना होगा, आर्गन 4s2 और 3d, 4s1 अभी तो सिखाया, और 3d5, यही तो लिखेंगे। अगर आप पहले वाले डेफिनेशन से काम चलाना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, तो देखिए आउटर मोस्ट सेल तो यहाँ 4th सेल होगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें डेफिनेशन क्या दिया है, कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, और ये पूरा का पूरा जो कन्फिग्रेशन है ये आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन कहलाता है, ये आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन कहलाता है, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ठीक वैसे ही अगर आप जिंक की बात करते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो लिखेंगे आर्गन, आर्गन 4s2 और 3d10, इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन ये पूरा हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 12। वैसे ही अगर हम कहते हैं कापर, एटॉमिक नंबर 29, जिसका कन्फिग्रेशन अगर लिखना चाहते हैं तो आर्गन 4s1 और 3d10, ये इसका पूरा का पूरा आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11। ऐसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। लेकिन एक बात आके बिगड़ जाती है कि अगर आपको गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, गैलियम एटॉमिक नंबर 31, तो आप लिखोगे कि आर्गन है ये, उसके बाद 4s2 3d10 और 4p1। अब यहाँ एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यही केवल आएंगे, ये डी नहीं आएगा, क्योंकि डी भर चुका है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन पी में जाने लगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा मात्र 3। ये हमेशा याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन 3d में या 4d में भर के 5th सेल में जाने लगे, तब हम 3d को छोड़ देंगे और तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3 ही हुआ, ये नहीं काउंट करेंगे हम। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे अगर ब्रोमीन का हम देखना चाहें, एटॉमिक नंबर 35, तो लिखोगे आर्गन 4s2 3d10 30 और 4p5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल यही दोनों होंगे और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। ऐसे हम लोग
वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब काउंट कर लिया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही हम उसकी रिएक्टिविटी, उसकी आइडेंटिटी, उसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हम लोग डिसाइड करते हैं। तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना एकदम सही आना चाहिए। अगर उसमें गलती हो रही है तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, वो सब कुछ गलत हो जाएगा। इनऑर्गेनिक पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए जब कभी आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ें, या पी ब्लॉक पढ़ें, या डी ब्लॉक पढ़ें, या एफ ब्लॉक पढ़ें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ें, एस ब्लॉक पढ़ें, जो भी पढ़ते हैं आप, वहाँ आपको सबसे पहला जो कंडीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सही आना चाहिए। अब बात रही कि जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, remaining electrons, then the valence electron are known as the core electron। हम उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावे, हम उसको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। और एक बात समझ लीजिए कि कोर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, कोर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को मिलाकर जो बच जाता है उसको हम लोग कर्नेल के नाम से जानते हैं। कर्नेल, ये कर्नेल कहलाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इसके बाद बारी आती है कि एक टॉपिक जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, जो इनऑर्गेनिक पढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अगर किसी ने पढ़ा इनऑर्गेनिक तो वहाँ एक नाम सुना होगा, लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर सील्डिंग। तो हम लोग एक टॉपिक के बारे में खूब अच्छे से जानना चाहते हैं कि सील्डिंग इफेक्ट क्या है। सील्डिंग इफेक्ट हमें ये पढ़ना होगा कि सील्डिंग इफेक्ट क्या है। सील्डिंग इफेक्ट को जानते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर और सारी बातें करेंगे। हमें पहले सील्डिंग इफेक्ट को समझ लेना चाहिए कि ये सील्डिंग इफेक्ट है क्या। तो सभी लोग ये एक बात तो समझ रहे हैं कि एक हमारे दिमाग में मोटा तौर पे एटम का पिक्चर है कि एटम जो है वो स्फेरिकल होता है और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो एक एटम ऐसा हुआ, एक एटम जिसमें ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में हो, ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हम लोग उसी को न्यूक्लियर चार्ज मानते हैं। न्यूक्लियर चार्ज हम मानते हैं, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। अब सपोज कीजिए कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के अपनी ओर खींच रहा है। तो ये साइज को कंट्रोल कर रहा है, एटम के साइज को कंट्रोल कर रहा है। तो हम यही ना समझेंगे। सपोज कीजिए कि हम अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में 11 प्रोटॉन है, तो इस पर कितना चार्ज लगेगा? 11+। लेकिन कहता है कि जो इसके भीतर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक चादर की तरह, एक स्क्रीन की तरह, एक पर्दे की तरह काम करेगा। वो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियर चार्ज को घटाएगा, वो रिड्यूस करेगा, सील्ड करेगा। और कितना सील्ड करेगा ये हम बाद में बात करेंगे। इसी को कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियर चार्ज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज experienced by outermost electrons, experienced by the outermost electron, outermost electron is always lesser than the Z actual। एटॉमिक नंबर से वो हमेशा कम होगा। और यह कम क्यों होगा?
ड्यू टू सील्डिंग। ड्यू टू सील्डिंग मतलब कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक स्क्रीन का काम करेगा, जो न्यूक्लियर चार्ज को घटाएगा, सील्ड करेगा, स्क्रीन की तरह काम करेगा। इसलिए इसका दूसरा नाम रखा गया स्क्रीनिंग इफेक्ट भी। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसको हम कहते हैं कि विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द जेड एक्चुअल, जो उसका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उससे कम होगा। तो कम होने का कारण आप समझ गए कि ये स्क्रीनिंग की तरह का बात हुई। अब जैसे दो लोगों के सामने एकदम आमने सामने लोग बैठे हैं, उसके बीच में एक पतला सा स्क्रीन लटका दिया जाए तो जो विजिबिलिटी होगी वो धुंधली हो जाएगी ना। ठीक वैसे ही एक न्यूक्लियस जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जितना अट्रैक्ट करता, बीच में अगर एक चादर, एक स्क्रीन आ गया है इलेक्ट्रॉन का, तो निश्चित रूप से वह स्क्रीन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को उतना नहीं एक्सपीरियंस करने देगा जितना वो पहले करता, जो सीधे सीधे करता। तो न्यूक्लियर चार्ज को जो घटा दिया, न्यूक्लियर चार्ज को जो सील्ड कर दिया, यही कहलाता है सील्डिंग इफेक्ट। और ये सील्डिंग इफेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकली कैलकुलेट किया जाता है। और उसी के रिगार्डिंग एक लॉ दिया गया, रूल दिया गया, स्लैटर्स रूल उसको कहते हैं। स्लैटर्स रूल से हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो जेड इफेक्टिव हम निकाल रहे हैं, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो होगा जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जिसमें सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए स्लैटर्स का रूल का हम लोग मदद लेते हैं। स्लैटर्स रूल हम लोग इसमें अपनाते हैं। तो इसमें कहता है कि जो भी न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रॉन, वो जो खास इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन की भी बात आप कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को कितना न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, ये समझने के लिए हमें सील्डिंग इफेक्ट पढ़ना होता है। तो सील्डिंग इफेक्ट में पहली बात ये बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो s में हैं तो उसकी सील्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद p के इलेक्ट्रॉन की सील्डिंग होती है, उसके बाद d इलेक्ट्रॉन की सील्डिंग होती है, उसके बाद f इलेक्ट्रॉन की सील्डिंग होती है। मतलब इनकी सील्डिंग जो है वो बहुत ही पुअर होती है। इनकी सील्डिंग बहुत पुअर होती है, पुअर सील्डिंग। तो इनकी सील्डिंग पुअर होने से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव हो जाता है, और ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देता। हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि ये हम लोग स्लैटर्स रूल से स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे कैसे। तो स्लैटर ने एक रूल दिया कि जब कभी आप किसी भी एलिमेंट का, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो पहले ग्रुप्स बना लीजिए। उन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में पहले ग्रुप्स बना लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। जैसे 1s है, 1s एक अकेला ग्रुप है, 2s 2p को एक ग्रुप में रखा जाएगा, 3s 3p को एक में रखा जाएगा, 3d को अलग रखा जाएगा, d की सील्डिंग बहुत पुअर होती है, 4s 4p को एक साथ रखा जाएगा, 4d को अलग रखा जाएगा, 4f को अलग रखा जाएगा, क्योंकि इनकी सील्डिंग बड़ी पुअर होती है। ऐसे एक ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद कहता है कि एन अमाउंट ऑफ 0.35 फॉर ईच अदर इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि 3s 3p में अगर पूरा भरा हुआ है 3s2 3p 6, तो सेम ग्रुप में, सेम ग्रुप का मतलब हुआ कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाकी जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा सील्डिंग में, 0.35। ये कैलकुलेट करके भी हम आपको दिखाएंगे, 0.35, बशर्ते कि वह 1s में नहीं हो। अगर 1s में इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1s2 लिखते हैं, तो 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दीजिए, जिस पर निकालना है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वह 0.30 कंट्रीब्यूट करेगा सील्डिंग में, 0.30 अमाउंट से उसको सील्ड करेगा न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक वैसे ही कहता है कि अगर NS NP वाला ग्रुप में है कोई, तो हर एक इलेक्ट्रॉन 0.85 सील्ड करेगा अगर वह n-1th सेल में है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे सेल में है, उसके लिए अगर हम तीसरे सेल के इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग निकालना चाहते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन 0.85 कंट्रीब्यूट करेगा सील्डिंग में। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 0.85 × 5, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है 0.85 × 6, ऐसे वो कंट्रीब्यूट करेगा। और कहता है कि अगर उसके बाद का कोई इलेक्ट्रॉन है,
उसके बाद का कोई है, जैसे n-2 में है, n-3 में है, तो 1.0 मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिट शिल्डिंग करेगा। वो भी यहाँ लिखा हुआ है, टेबल बना भी दिया है मैंने इसको एक साथ करने के लिए। उसके बाद कहता है कि अगर इफ ग्रुप इज डी और एफ, तो एन अमाउंट ऑफ 1.0 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन द ग्रुप, उस ग्रुप से के क्लोजर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शिल्डिंग 1.0 होगा। ये भी मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। अब बात रही कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे कि शिल्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर हम देख सकते हैं। जैसे हम आयरन की बात करते हैं, हम आयरन की बात करते हैं। एक एग्जांपल में कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। आयरन, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये है कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम 4s के इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए शिल्डिंग निकालना चाहते हैं, शिल्डिंग कांस्टेंट, तो बाकी जितने भी सबके इनर इलेक्ट्रॉन्स हुए, बाकी सभी फॉर 4s all others behave like और स्क्रीन, बाकी सभी जो है वो स्क्रीन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बिहेव करेगा स्क्रीन की तरह। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियर चार्ज को घटाएगा। इसका जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगा जेड एक्चुअल, आप तो समझते ही हैं कि वो तो 26 होगा, इसका एटॉमिक नंबर के बराबर। तो हम अब सिग्मा कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 0.35 इंटू 1, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक पर तो शिल्डिंग ही निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन से गुना किया, प्लस n-1 में कितना है 3d में, n-1 में है 0.85 इंटू 8, देखिए 8। n-2 में कितना है n-2 में 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1। ये कहा मैंने कि अगर हम n- यहाँ लिखा हुआ भी है कि n-1 में जितना भी होगा उसका 8.85, और उसके बाद जो भी होगा n-2 में या उसके बाद जो भी होगा उसके लिए कितना घटाना है हमें 1.0, तो यहाँ घटा दिया। अब ये टोटल कैलकुलेट करिएगा तो 0.35 प्लस 0.85 इंटू 8 प्लस 8 2 10, इसको घटा देना है। तो टोटल घटाइए, जोड़ लीजिए, 6.4 हो जाएगा, 64 4, 6.8, 0.35 प्लस 6.8 प्लस 10, तो 10 प्लस, और डी का तो निकाला ही नहीं, 3d में भी तो है इलेक्ट्रॉन्स, और डी में 6 है, ये मैंने छोड़ दिया, डी को मैंने छोड़ दिया। यहाँ मुझे कैलकुलेट करने में गलती हो गई मेरे से, डी को छोड़ा है, डी छूटेगा नहीं। डी का जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.8, यहाँ जो 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने, मुझे यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करना है, और 14 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 10 इंटू 1 कर दीजिए, ठीक है। तो 0.35 प्लस, इसको गुना करेंगे 14 × 70 और 14 × 112, नहीं 14 × 112, 112 और 7 19, 19 प्लस 10, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये गलती हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाला है 14। टोटल जब हम इसको माइनस करते हैं तो देख लीजिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, जेड इफ़ेक्टिव अगर हम निकालेंगे इसका
तो ये हो जाएगा 26 माइनस सिग्मा, और ये सिग्मा कैलकुलेट किया है तो पूरा आता है 3.75। मात्र इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 3.75 है, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने में 14 पंच 70 मैं मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ। 85 14 20 32 और 2 34 5 8 0 9 1 1 11.9 ये होता है 11.9। तो 11.9 में जोड़ना था मुझे 10, तो 21.9 21.9 और 0.35 जोड़ देना है 5 2 2 22.25। तो ये 22.25 हो जाता, और उसको घटा देते 26 में से 22.25, तो हमारा इतना निकल जाता। ये है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए कहाँ हमें लग रहा था कि न्यूक्लियर चार्ज 26 है और घट के कितना हो जा रहा है 3.75, कितना ज़्यादा सील्ड कर दिया। तो अब ये समझ लीजिए कि जब सील्डिंग इतना ज़्यादा हो रही है और अगर सील्डिंग पुअर हो जाए, कहीं अगर सील्डिंग पुअर हो जाए तब तो बहुत बात बिगड़ जाएगी ना, बहुत कुछ मॉडिफाई हो जाएगा। तो उसी में कहता है कि जब आप F ब्लॉक में जाते हैं, F ऑर्बिटल्स की बात होती है, तो सील्डिंग बहुत पुअर होगी। तो सील्डिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी भीतर की तरफ खींचेगा, तो साइज को घटा देगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ये इनऑर्गेनिक की एक बहुत ही कॉमन घटना है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सारे प्रॉपर्टीज को ये अफेक्ट करता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये खास करके वहाँ पाया जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन D एंड F ऑर्बिटल्स में जा रहा होता है। तो क्योंकि उनका सील्डिंग बहुत पुअर है, तो सील्डिंग पुअर है तो वो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज जब डोमिनेट करेगा तो साइज को बढ़ने नहीं देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और इसी को कहते हैं हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से सील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया है, सील्डिंग कांस्टेंट निकालना भी समझा दिया है। अब ये चैप्टर समाप्त होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं अपने नए व्यूअर से या जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा ये चैनल अब मोनेटाइजेशन के कगार पे है, और कुछ ही सब्सक्राइबर्स मिलने के बाद ये मोनेटाइज हो जाएगा, और मोनेटाइज हो जाने के बाद मेरे चैनल को एक पहचान मिल जाएगी। और इसके लिए हम आपको एडवांस में शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ससमय आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।